नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के विचारकों को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एन रैंड की मास्टरपीस एटलस श्रग्ड की। ये महज पन्नों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये पूरा विश्लेषण हम ज्ञान की यात्रा नाम के एक बेहतरीन ब्लॉग से ले रहे हैं। तो चलिए सीधे मुख्य सामग्री पर चलते हैं। इस ब्लॉग के सर्च और नेविगेशन ऑप्शन से होते हुए हम आज की मुख्य पोस्ट पर फोकस करेंगे, ताकि इस किताब के हर एक पहलू को गहराई से समझा जा सके। ज्ञान की यात्रा सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, ये पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की एक बहुत ही प्रेरक दुनिया है। इसका मकसद ही यही है कि मुश्किल लगने वाली किताबों और उनके गहरे जीवन दर्शन को बिल्कुल आसान भाषा में हम सब तक पहुंचाया जाए। और आज हमारा पूरा ध्यान इसी ब्लॉग की एक बेहद खास पोस्ट एटलस श्रग्ड के हिंदी सारांश पर रहने वाला है। पोस्ट के ठीक नीचे लिंक पाने और फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट और ईमेल जैसे अलग अलग ऐप्स पर इसे शेयर करने के ऑप्शंस भी हैं। तो चलिए अब इस दार्शनिक यात्रा की असल शुरुआत करते हैं। ये पोस्ट 28 नवंबर 2025 को पब्लिश की गई है। 1957 में आई एन रैंड की एटलस श्रग्ड को अगर सिर्फ एक उपन्यास कहा जाए तो ये पूरी तरह सच नहीं होगा। ये तो एक दार्शनिक महाकाव्य है। ये किताब एन रैंड की ऑब्जेक्टिविज्म यानी वस्तुवाद की फिलॉसफी को एकदम ड्रामेटिक तरीके से सामने रखती है। ये हमें दिखाती है कि जब व्यक्तिगत उपलब्धि और समाज के एक सामूहिक पतन का आमना सामना होता है तो क्या होता है। किताब के पहले भाग गैर विरोधाभास में कहानी एकदम रफ्तार पकड़ती है। अध्याय 1 से 15 तक हमारी मुलाकात डैग्नी टैगार्ट और हैंक रीडन जैसे बेहद ही मजबूत किरदारों से होती है। ये वो लोग हैं जो पूरी जान लगाकर एक ऐसी दुनिया को बचाने में लगे हैं जो दूसरों के भरोसे जीने वालों के बोझ तले दबती जा रही है। डैग्नी अपनी टूटती रेलवे कंपनी को बचाने में जुटी है और हैंक एक नई तरह की धातु बनाता है। लेकिन क्या समाज इनकी मेहनत की कद्र करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हर कदम पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश होती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे टैलेंटेड और होशियार लोग अचानक काम करना ही बंद कर दें तो क्या होगा? भाग 2 या तो के 15 अध्यायों में बिल्कुल यही देखने को मिलता है। सरकार का इतना ज्यादा दखल हो जाता है कि उद्योग धंधे ठप पड़ने लगते हैं। एलिस वाइट जैसे जीनियस लोग अपनी ही संपत्तियों को नष्ट करके गायब हो जाते हैं। और फिर डैग्नी को पता चलता है कि ये सब गैल्स गुल्श नाम की एक सीक्रेट जगह पर चले गए हैं। इन्होंने ऐसे समाज के खिलाफ एक तरह से हड़ताल कर दी है जो सफलता को एक सजा की तरह ट्रीट करता है। और फिर आता है भाग 3 ए है। यहाँ तक आते आते सभ्यता पूरी तरह से पतन की कगार पर पहुंच जाती है और तभी एंट्री होती है रहस्यमयी जॉन गॉल्ट की। उसका रेडियो पर दिया गया भाषण इस पूरी किताब का टर्निंग पॉइंट है। वो साफ साफ कहता है कि तर्क, व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार ही इंसान की तरक्की का इकलौता रास्ता है। हालांकि सरकार उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसके साथी उसे बचा लाते हैं और यहीं से एक नई तार्किक सभ्यता के बनने की उम्मीद जन्म लेती है। इस महाकाव्य के कुछ बहुत ही गहरे टेकअवेज हैं। ये किताब वस्तुवाद के क्रियान्वयन को दिखाती है और मन के आघात से लेकर रोमांस और संकल्प तक के विषयों को छूती है। सबसे बड़ा सवाल जो ये कहानी पूछती है वो है, जॉन गॉल्ट कौन है? ये सवाल सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक्सीलेंस और आज़ादी का एक ग्लोबल सिंबल बन जाता है। पोस्ट के आखिर में हमें फिर से लिंक पाने और फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल और दूसरे ऐप्स पर इसे शेयर करने के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। वाकई ये सारांश हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल जिंदगी में किन मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर हमें टिप्पणियां यानी कमेंट सेक्शन मिलता है। यहाँ कोई भी अपनी टिप्पणी भेज सकता है। इसके लिए बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपने गूगल खाते से साइन इन करना होता है। ये एक बेहतरीन तरीका है इस चर्चा में सीधे तौर पर शामिल होने का। अब इस ब्लॉग से कुछ और लोकप्रिय पोस्ट्स पर नजर डालते हैं। 7 मार्च 2026 की एक पोस्ट है जोशुआ फुअर की किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग के बारे में। इसके पहले ही अध्याय में एक बहुत ही मजेदार बात बताई गई है कि कैसे लेखक लगभग संयोग से ही प्रतिस्पर्धी स्मृति यानी कॉम्पिटिटिव मेमोरी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये किताब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती है। ये बताती है कि असाधारण याददाश्त वाले लोग कोई जन्मजात जीनियस नहीं होते,
बल्कि वे सिर्फ बेहतर तकनीकों और प्राचीन विधियों का अभ्यास करते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ सही प्रैक्टिस का कमाल है। और पढ़े पर क्लिक करने के बाद एक और शानदार किताब का सारांश मिलता है, ग्रेगरी एम वॉल्टन की ऑर्डिनरी मैजिक, द साइंस ऑफ हाउ वी कैन अचीव बिग चेंजेस विद स्मॉल एक्ट्स। ये पोस्ट 23 मार्च 2026 की है। ज्ञान और रोचक जानकारियों की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया हमेशा किसी बहुत बड़े बदलाव या इच्छा शक्ति से नहीं बदलती। कभी-कभी छोटे-छोटे कदम भी जादू कर सकते हैं। घटनाओं को देखने का नजरिया बदलना, जैसे किसी नाकामी को अपनी कमी के बजाय अपनी रणनीति सुधारने के एक मौके के रूप में देखना, यही वो साधारण जादू है जो असाधारण परिणाम ला सकता है। फिर से और पढ़ें सेक्शन में हमें 6 मार्च 2026 की एक और पोस्ट दिखाई देती है। ये आर्थर शोपेनहावर की दार्शनिक किताब काउंसल्स एंड मैक्सिम्स का हिंदी सारांश है। यह कोई पारंपरिक आत्मसहायता या सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह तो मानव जीवन का एक पूरा दार्शनिक मानचित्र है। शोपेनहावर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि हमारी खुशी पैसों, तारीफों या बाहरी प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं करती। सच्ची खुशी तो हमारे मन की शांति और हमारे आंतरिक स्वभाव में छुपी होती है। इस ब्लॉग के सबसे निचले हिस्से में और पढ़ें के विकल्प के साथ साथ यह भी बताया गया है कि ये ब्लॉगर द्वारा संचालित है। यहाँ माइकल एल्कन के थीम चित्र इस्तेमाल किए गए हैं और इन बेहतरीन विचारों को हम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है प्रफुल्ल शर्मा को। लेखक के बारे में बात करें तो प्रफुल्ल शर्मा आजीवन सीखने में विश्वास रखते हैं। उन्हें किताबें पढ़ना और कहानियों के जरिए विचारों को समझना बेहद पसंद है। उनकी ये जिज्ञासा उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई से लेकर दर्शन और मनोविज्ञान जैसे अलग-अलग विषयों की गहराई में ले जाती है। प्रोफाइल देखें और आर्काइव सेक्शन में हम देख सकते हैं कि ज्ञान का कितना बड़ा खजाना यहाँ मौजूद है। मई 2026 में 2 पोस्ट्स, अप्रैल 2026 में 33, मार्च में 34, फरवरी में 32, जनवरी 2026 में 33 और इसी तरह दिसंबर और नवंबर 2025 में भी ढेरों पोस्ट्स पब्लिश की गई हैं। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। अक्टूबर 2025 में 32, सितंबर में 37, अगस्त में 35, जुलाई में 34, जून में 32, मई में 30 और अप्रैल 2025 में 31 पोस्ट्स आर्काइव की गई हैं। ये लगातार मिलने वाला ज्ञान का वो प्रवाह है जो हमारी सोचने की क्षमता को लगातार बढ़ाता रहता है। पेज के बिल्कुल अंत में ज्यादा दिखाएं, कम दिखाएं और बुरे बर्ताव की शिकायत करें जैसे विकल्प दिए गए हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? यही कि चाहे वो एन रैंड का मजबूत दर्शन हो या याददाश्त बढ़ाने का विज्ञान, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। क्या हम अपने जीवन के जॉन गॉल्ट बनने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।